और अब बात करेंगे सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट में बिछी बारूदी शतरंज पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। दुनिया पर राज करने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज बेबस नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सेना जो कभी दुनिया को डराती थी, आज ईरान के मोर्चे पर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो चुकी है। ट्रंप युद्ध के इस नए दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। हर हाल में इस युद्ध से वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन जिनपिंग की साइलेंट कूटनीति ने अमेरिका के सारे रास्तों को बंद कर दिया है। जिनपिंग ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका को एक ऐसे मोर्चे पर उछाल दिया जहां से जीतना नामुमकिन है। अब आपको बताती हूं कि जिनपिंग ने कैसे चाल चलते हुए ईरान मोर्चे पर ट्रंप को फंसा दिया है। तो ट्रंप ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने का सबसे पहले शुरुआत की और कई प्रतिबंध भी लगा दिए। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है अभी भी, और तेल कंपनियों के जरिए गुप्त रूप से ईरान को फंडिंग दी जा रही है। वहीं ट्रंप की चीन पर जो निर्भरता है उसके बारे में जरा बात करते हैं। हॉर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप की जिनपिंग से मदद की गुहार है। चीन ने ईरान पर दबाव बनाने या उलझने से इनकार कर दिया है। यूएस नौसेना के ब्लॉकेड के सामने ईरान झुकने के लिए अब तैयार नहीं नजर आ रहा है, और पहले भी वो तैयार नहीं था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका जितना भी दलदल में धंसेगा, ताइवान और एशिया पैसिफिक में चीन उतना ही मजबूत होता जाएगा। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि वॉशिंगटन से लेकर के तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस जंग में अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और वजह बिल्कुल साफ है कि ईरान के पास खोने के लिए बहुत कुछ अब नहीं बचा है, लेकिन उसके पलटवार ने अमेरिका की रातों की नींद जरूर हराम कर दी है। ईरान सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हर एक अमेरिकी मिलिट्री बेस को मिसाइलों और ड्रोन से दहला रहा है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इस बारूद को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब खाड़ी जंग में ईरानी मिसाइलों में चीनी तकनीक के साथ कैसे तबाही मची हुई है, आपको एक बार वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए फतेह 360 के बारे में। इसका चीनी कनेक्शन क्या है? फतेह 360 क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मुख्य गाइडेंस कंट्रोल हब में चीनी जीएनएस चिप्स का उपयोग किया गया। इसका युद्ध में क्या असर देखने को मिला? फतेह का स्पीड और चीनी चिप आधारित नेविगेशन के कारण हमला करने में सफल रही। इजराइल के आयरन डोम को भेजने में भी ये सफल रही, और किस वजह से हुआ? क्योंकि इसमें चीनी चिप आधारित नेविगेशन था। इमाद की बात करती हूं, उसके बारे में आपको चीनी कनेक्शन बताती हूं। इमाद ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और चाइनीज कमर्शियल माइक्रोचिप्स और कंपोनेंट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा री एंट्री वॉरहेड का हवा में गाइडेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमाद मिसाइल ने युद्ध में क्या असर डाला? इजराइल के डिमोना परमाणु केंद्र पर हमला किया गया इसके माध्यम से, और बहरीन कुवैत में यूएस नौसेना के 5वें बेड़े को निशाना इसी ने बनाया। फतेह 110 ये भी चीनी कनेक्शन से बना हुआ है। 110 ईरान की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है, और आधुनिक वेरिएंट से चीन की बेजो सैटेलाइट प्रणाली से ये जुड़ा हुआ है। अब इसका क्या असर रहा? फतेह 110 मिसाइल में लगी चीनी तकनीक ने चूकने की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। इजराइल के सैन्य और हवाई ठिकानों पर सीधे और विनाशकारी प्रहार इसकी तरफ से किए गए। इसी तरीके से CM-302 ईरान युद्ध से ठीक पहले चीन ने मिसाइल तकनीक का सौदा फाइनल कर लिया था, और CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल तकनीक का सौदा भी फाइनल किया गया। अब क्या हुआ इसमें? युद्ध में सुपरसोनिक मिसाइल को यूएस युद्धपोतों को डुबोने के लिए डिजाइन कर दिया गया। हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना की नाक में दम कर रखा है इसने। अब इसके बाद आपको बताती हूँ चीनी एडवांस मैन पैड्स ये क्या कर रहे हैं। ईरान ने चीन निर्मित कंधे से दागे जाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और युद्ध में असर ये रहा कि मैनपैड से अमेरिका के सबसे शक्तिशाली F-15 फाइटर जेट को तबाह कर दिया गया। उस वक्त किसी ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन ये चीन में ही बनकर के तैयार हुआ है। अमेरिकी घातक ड्रोन्स को भी इसके माध्यम से मार गिराया गया है। इस जंग में ईरान को भारी नुकसान जरूर हुआ, उसके शहर और सैन्य ठिकाने निशाने पर हैं, लेकिन ईरान के इस आत्मघाती तेवर ने ट्रंप को बैकफुट पर धकेल दिया है। अपनी साख को बचाने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे लाडले दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को ही धमकाने पर मजबूर हो गए।
बंद कमरों से खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ कह दिया है, हमला रोक दो वरना हम हाथ खींच लेंगे, क्योंकि इजराइल की जिद की कीमत अमेरिका अपने सैनिकों के शवों और तबाह होते बेसों के रूप में चुका रहा है। ईरान युद्ध में ट्रंप एंड यूएस सेना फ्लॉप कैसे हुई, पहले और अब के हालात को कंपेयर करके आपको समझाते। तो पहले शुरुआत में, युद्ध की शुरुआत में ईरान के पूर्ण आत्मसमर्पण की मांग की जा रही थी। ईरान के साथ डील करने के लिए अब अमेरिका छटपटाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 2 हफ्तों में पूर्ण विजय घोषित करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन ईरान की शर्तों पर डील करने की तैयारी के बारे में अब अमेरिका भी बात कर रहा है। इजराइल के साथ अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अब स्थिति यह है कि नेतन्याहू को बार बार हमला करने से रोका जा रहा है। हॉर्मुज से आवाजाही युद्ध के पहले बिल्कुल फ्री हुआ करती थी, अब स्थिति बदल चुकी है। हॉर्मुज से ईरान टैक्स वसूली करना शुरू कर चुका है। ईरान युद्ध में रिपब्लिकन पार्टी का फुल सपोर्ट मिला, लेकिन अब वही ट्रंप के खिलाफ बगावत के सुर दिखा रहे हैं। ट्रंप को नेटो देशों का भी पूरा सहयोग था हमले के पहले, लेकिन हॉर्मुज में नेटो देशों ने ट्रंप से किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि ये जिसकी लड़ाई है, ये जिसका युद्ध है, वही जाकर के इसे लड़े। ये जंग सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है, ये सुपर पावर के तख्ता पलट की शुरुआत है। इसकी स्क्रिप्ट चीन ने लिखी है। क्या ट्रंप इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे या अमेरिका का मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए सूरज डूब जाएगा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। जिनपिंग की चाल, ईरान मोर्चे पर सुपर पावर बधार। ट्रंप की निकली चीख, दुनिया से मांग रहे हैं भी। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज, ईरान चीन मिलकर ट्रंप से ले रहे रिवेंज। दुनिया का किंग, अब होंगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग। ईरान ने निकाला दम, खाड़ी से भागने की तैयारी में ट्रंप। अब चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले सवाल यह है कि क्या जिनपिंग की चाल से सुपर पावर अमेरिका बेहाल हो गया है? करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल एस के मलिक, रक्षा विशेषज्ञ, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार हैं, इमरान खोखर मुस्लिम स्कॉलर हैं, रवि करकरा भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले रोहित जी, मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि ये चीन की तरफ से जो हथियार मुहैया करवाए गए ईरान को, क्या उन हथियारों की बदौलत डोनाल्ड ट्रंप झुकने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं? क्या दोनों देशों की दोस्ती इस कदर रही कि सुपर पावर अमेरिका को भी अब घुटने टेकने पड़ जाए? देखिए, सुपर पावर अमेरिका बेसिकली इस वॉर में घुसना नहीं चाहता था स्टार्टिंग, क्योंकि इसमें इजराइल घुसा, इसलिए वो घुसे मार्को रूबियो के स्टेटमेंट। अब ये बात कि इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि ईरान की कैपेबिलिटीज क्या ईरान ने दिखाई भी नहीं। जब वॉर शुरू हुई उसके बाद ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स मारी। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स कितने कंट्रीज के पास? ईरान के पास कहां से है? चाइना से, सीधे सीधे। तो ये जितने भी वेपन्स चाइना से जा रहे थे वो सारे वेपन्स, उनका कोई जवाब नहीं अमेरिका के पास। और अमेरिका जो भी अमेरिका को हथियार यूक्रेन को भी देने हैं और अपने एलाइज को भी देने हैं। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि अमेरिका सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें नहीं कर रहा। फूट पड़ती दिख रही थी। सामने इलेक्शन पड़े अमेरिका अगर डोनाल्ड ट्रंप उस इलेक्शन को हार गए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे के 2 साल जो है बिल्कुल बर्बाद है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस इलेक्शन को जीतना बहुत जरूरी है। ये किसी भी सूरत हाल में बाहर निकलना चाहते हैं ताकि कहीं पे अपने कंट्री में मैनेज कर ले अपने इलेक्शंस को। ट्रंप की पॉपुलैरिटी उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां पर ये अगले इलेक्शंस, क्योंकि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी नवंबर इलेक्शंस होते हैं, तो वो फर्स्ट ट्यूसडे बहुत दूर नहीं रह गया है। इलेक्शंस में इनकी हार साफ दिख रही है और जैसे ही ये अपनी मेजॉरिटी लूज करते हैं दोनों उसमें या एक में भी,
अपने बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, उस लेजिस्लेचर में एक भी लूज करते हैं तो ट्रम्प विल बी अ रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट और ट्रम्प की हालत खराब हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये बात और एक बता दूं आपको कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, सिर्फ 200 पैट्रियट बैटरीज बची, 200, और अब जितनी यूज हो गई उनको रिप्लेनिश करने में भी कई साल लगेंगे। तो अगर ये चाहते हैं कि हम अमेरिका को बचा लें तो इन्हें पुल आउट करना मजबूरी हो चुकी है। तेल बाहर नहीं निकल रहा है, देखिए इसमें क्लियर विनर कौन था, ट्रम्प ने अपनी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी बढ़ाई थी, ये हथियार मेरे बिकेंगे, तेल निकलेगा नहीं तो तेल भी मेरा बिकेगा, हो भी रहा है। लेकिन दूसरी मजबूरियां भी सामने आई और अमेरिका अब डूबता नजर आ रहा है। अमेरिका में अब कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखेंगे तो जेरेड कुशनर गायब हो चुके हैं, स्टीव विटकॉफ गायब हो चुके हैं, ये सब कहाँ हैं? इसलिए कि अब अमेरिका फंस चुका है। और अमेरिका और ट्रम्प ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि मैंने उसको डांटा है नेतन्याहू को, इनकी हैसियत नहीं के डांटते, नेतन्याहू इनको डांटता है। तो यहाँ पे जैसा आपने पिछले बार जिक्र भी किया था, काम कर रही है। जैसा आपने पिछले बार जिक्र भी किया था कि 80s के दौर में जब राष्ट्रपति से बात करके निकलते हैं तो वहां के राष्ट्रपति को ये पूछना पड़ता है कि आखिरकार सुपर पावर का राष्ट्रपति कौन है। कर्नल मलिक, मैं शुरुआत से थोड़ा याद दिलाती हूँ अपने दर्शकों को भी कि जब हॉर्मुज को बंद करने की स्थिति बनी हुई थी तब ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो चीन के जहाज़ों को यहाँ से गुजरने देगा। अब चीन के जहाज़ों से वहाँ से सिर्फ और सिर्फ तेल बेचा जा रहा था या भेजा जा रहा था, ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। कुछ ना कुछ मदद तो मिल रही थी चाइना की तरफ से। तो चीन और ईरान की इस जोड़ी ने सुपर पावर अमेरिका को क्या पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया इस युद्ध में कि अब हालात ये हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं? मीनाक्षी जी, जय हिंद और सभी को पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, ईरान और चाइना, इवन इंक्लूडिंग मैं इसमें रशिया को भी इंक्लूड करता हूँ, ये ऐसी तिगड़ी रही है कि जो ईरान के लिए बड़ा सपोर्ट का काम किया है। और इसके लिए कहते हैं ना कि एक सोने पे सुहागा वाली हुई कि जो ये सीज फायर हुआ, सीज फायर के दौरान ईरान को बहुत मौका मिला और उसने अपने आप को बहुत रिऑर्ग किया, हथियारों से अपने आप को रीवेपनाइज किया। ईरान चीन का जो संबंध है ये पहले से ही है। देखिए, पहले से $400 बिलियन का उनके यहाँ पे एक समझौता ऑलरेडी होकर रखा हुआ है। तो उनके कमिटमेंट है, उनके कमिटेड लाइबिलिटी है, उनके कमिटेड फंड्स हैं वहाँ पे। और इस युद्ध के कारण चीन को भी शुरू शुरू में तो झटका लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, ईरान ने अपने मित्र को बचाने के लिए उनको हर तरीके से मदद की, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, सैटेलाइट पिक्चर्स हो, लाइव फीड हो, लाइव लोकेशंस हो, अमेरिकन रिसोर्सेज की, और खाड़ी के देशों में हर चीज की पिन पॉइंट एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन उनको दी गई। और इसके साथ साथ जो आज आप न्यूज में बता रहे हैं कि उनकी चिप से ये पहले से ही ऑलरेडी उनमें इनकॉर्पोरेटेड है उनके हथियारों के अंदर। मैं समझता हूं उनके हथियारों में जो जीपीएस पोजिशनिंग है, इवन 10 फिगर ग्रिड रेफरेंस या इवन 12 फिगर, तो इट गिव्स यू पिन पॉइंट 1 फीट बाय 1 फीट की एक्यूरेसी। इसमें चांस बहुत कम है कि आप अपने टारगेट को मिस कर जाएंगे। खैर, ये तो हुई मिलिट्री अटैक की बात, लेकिन इसका बड़ा प्रेक्षक देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति, जैसे कि रोहित जी कह रहे थे, उनको नवंबर में फेस करना है, लेकिन उल्टा ऐसा देखिए, इसराइल के अंदर जो वहां पे भी इलेक्शन है, उनको युद्ध जारी रखना है। दोनों के कॉन्फ्लिक्ट आपस में थोड़ा बहुत तो लग रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका और इसराइल आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। और दूसरी बात यह, दूसरे एक तो जब एनालिसिस करते हैं तो ये भी लगता है कि इसराइल जो एक्शन ले रहा है उसमें अमेरिका की सहमति कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि ईरान भी चाहता है कि उसके प्रॉक्सी जो है वो जिंदा रहे, यानी हिजबुल्लाह अपना काम करता रहे। जैसे जैसे अभी सुनने में आया है कि इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ, हूती ने किया है, इतनी दूर से, वहां से तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर से किया है। हूती के पास जो वेपन्स आए हैं वो सारे के सारे ईरान के दिए हुए हैं। और हूती ने जो वहां पर बैठा, आप ईरान को समझिए, ईरान ने हॉर्मुज को बैठा हुआ है। अब ये पहले से ही उसने कैलकुलेट कर रखा है, दशकों से कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि देखिए हॉर्मुज के अंदर वो खुद बैठा है, उसको पता ही था कि अगर कभी प्रॉब्लम आएगी तो इसको एज ए वेपन में इस्तेमाल करूंगा, वो कर रहा है और इफेक्टिव भी सिद्ध हो रहा है। दूसरी बात, उसने अपने एक हाथ को, इन लेफ्ट हैंड कह लो, राइट हैंड कह लो, हूती को बैठा दिया यमन में, और यमन कंट्रोल करता है बाब अल मंदेब को, और वहां से भी दुनिया का इतना बड़ा ट्रेड जाता है कि आप सबके सामने ये ओपन सोर्स में अवेलेबल है।
तो इस चीज को देखते हुए कि उसने हॉर्मोज भी कंट्रोल किया, वहां भी किया, उसने देखा कि अगर मेरे ऊपर कभी प्रेशर आएगा मैं तो दोनों चौक पॉइंट को मैं अपना नियंत्रण में लेके और पूरी एनर्जी रिसोर्सेज पे कंट्रोल करूंगा। कंट्रोल करने के साथ साथ मैं अपनी शर्तों को आगे रखूंगा। दुनिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को इसलिए मानना पड़ेगा कि देखिए जीसीसी कंट्रीज का पूरा अर्थव्यवस्था एक तरह से उनकी लार्जली बेस्ड ऑन एनर्जी रिसोर्सेज और उनकी जैसे केस कह लो, पेट्रोलियम कह लो, उनका प्रोडक्शन और उनकी शिपमेंट लाइंस। लेकिन कंटिन्यूअस ये बाधा जो आई है इसमें कंटिन्यूअस शिपिंग लाइन में और सप्लाई लाइंस में, इसने देखा जाए सारे ही देशों को प्रेशर में डाला है, जो एक्चुअली बायर्स है उनको भी और जो सप्लायर्स है उनको भी। इन दोनों के कारण पूरे का पूरा प्रेशर अमेरिका पर ट्रांसफर हुआ है। और इसके साथ साथ अमेरिका को बीच में कहना पड़ा कि हम इसको वन वे, एक तरह से देखा जाए वन साइडेड उन्हें एक सीज फायर किया, क्योंकि ईरान कहता मैंने कभी सीज फायर मांगा ही नहीं है। तो इस दौरान ये 2 महीने के वक्त में ईरान को इतना वक्त मिला कि वो अपने जितनी फाइटिंग मशीनरी है उसको पूरा से रीचैनलाइज कर सके, रीऑर्ग कर सके। अब इसके अंदर रशिया का उसमें भी योगदान पूरा उसमें है, लेकिन ज्यादा योगदान इसमें चाइना का है। हालांकि चाइना कभी भी एक्टिव युद्ध में नहीं आएगा, ये उसने शायद ईरान को पहले से ही बोल के रखा है कि टेक्नोलॉजिकली, वेपनरी वाइज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब आपको मदद मिलेगा। बात के लिए लेकिन कई बार मना भी तो किया जाता है, वो इनकार भी तो करते रहता है। अभी जब आपने देखा था कि लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करके जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है 15 को गिराने के लिए मैन पैड्स, उसके लिए भी चीन की तरफ से सर यही कहा गया था कि नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं भेजी गई है। लेकिन बहरहाल संजीव श्रीवास्तव जी, अब हम देख रहे हैं कि मध्य एशिया में जो चल रहा है, पश्चिम एशिया में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, या पश्चिम एशिया के तमाम देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कराना चाहते हैं, इसलिए उनकी अपनी रणनीति शुरू हो गई है और वो ठीक भी है, जिस तरीके से अमेरिका हर जगह अपने पैर पसार रहा है। लेकिन सर अभी अगर ईरान के साथ कोई खड़ा हुआ है तो चीन खड़ा हुआ है, रशिया खड़ा हुआ है, उत्तर कोरिया खड़ा हुआ है, ये सब मिल करके क्या अमेरिका को उसकी रणनीति जो वो बना करके आया था, सोच करके आया था कि ईरान को हम झुका लेंगे, उससे पीछे धकेल रहा है? हाँ, देखिए, मुझे नहीं लगता कि चाइना और रशिया ओपन तरीके से किसी और कोई इतनी बड़ी सब्सटेंशियल जो मदद है वो ईरान की इस्लामिक रिजीम को वो देंगे। और ओपन तरीके से तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यदि ऐसा वो करेंगे तो फिर ये जो पूरी सिचुएशन है वो फर्दर एस्केलेट ही नहीं करेगी, बल्कि ये विश्व युद्ध जैसी स्थितियों को पैदा करेगी। और चाइना और रशिया ये नहीं चाहते कि उनका कोई डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन है वो अमेरिका के साथ हो। और इसको ध्यान में रखते हुए कि कोई फर्दर एस्केलेशन, कोई बड़ा एस्केलेशन उस पूरे युद्ध की स्थिति को विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए वो ऐसा नहीं करने जा रहा है। लेकिन जो बैकग्राउंड के माध्यम से, जो बैक चैनल से जो इंटेलिजेंस का सपोर्ट है, जो इस तरीके की जो बैकिंग है कि जिसमें कि यूएस के जो शिप्स के मूवमेंट्स इत्यादि, जैसा अभी मलिक सर कह रहे थे कि सारी इंफॉर्मेशन देना, लोकेशन इत्यादि शेयर करना, वो सब जरूर चाइना और रशिया ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट है वो तो वो कहीं कहीं इसको देने की कोशिश रशिया और चाइना कर रहे हैं, लेकिन ओपन तरीके से वो ऐसा नहीं करेंगे। अभी आप देखिए तो मैं इसे एक एग्जांपल और भी देता हूं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध 4 वर्षों से भी ज्यादा समय का हो चुका है, लेकिन आज तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर कोई सिंगल गोली तक फायर नहीं की है। और वहीं अमेरिका और नेटो ने भी रशियन टेरिटरी पर कोई सिंगल गोली नहीं फायर की है, क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ जाएंगे, और जो कि महाशक्तियां नहीं करना चाहती, क्योंकि आज का जो विश्व है सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके डिलीवरी के सिस्टम्स मौजूद हैं। तो ऐसे में जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यदि महाशक्तियां करेंगी तो ये न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में विश्व को ले जाएगा, और जिसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैड की सिचुएशन, जिसमें कोई नहीं जाना चाहेगा। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी उसमें नहीं जाना चाहेगा, और ये पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है वो भी उसमें नहीं जाना चाहेंगे। तो ये न्यूक्लियर वॉर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट युद्ध तो पॉसिबल नहीं है महाशक्तियों का, डायरेक्ट सपोर्ट भी एडवर्सरीज को पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो बैक चैनल का जो सपोर्ट है वो तो जरूर दिया जा रहा है। लेकिन एक बात और भी मैं यहाँ पर, जैसे कि आपने जिक्र किया वेस्ट एशिया के राष्ट्रों का, तो वेस्ट एशिया के राष्ट्रों ने बहुत ही रेयर जेस्चर दिखाया है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ऐसा जो संयम नहीं दिखाया जाता कि जिसमें कि आपके ऊपर हमले किए जा रहे हों और आप उसको रिस्पॉन्ड न करें, आप सिर्फ डिफेंस करते रहें। और लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि वेस्ट एशिया के राष्ट्रों की जो धैर्य है, उनका जो पेशेंस है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो असीमित नहीं है।
वो अब जैसा कि आपने स्वयं इस बात को जिक्र किया कि वो अब अपनी स्ट्रेटजी को रिकंसीडर कर रहे हैं, यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, कुवैत हो, वो अब यदि ज्यादा फर्दर हमले उनके ऊपर किए जाएंगे तो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, जिसकी की कैपेबिलिटीज उनके पास है, वो कभी भी कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और ऐसे में तो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम फर्दर आइसोलेट होगी और फर्दर उसके ऊपर और संकट बढ़ जाएगा। तो अभी तक उन्होंने जो संयम दिखाया है उसका कारण यह है कि वो नहीं चाहते कि इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन भी हो। तो सऊदी अरबिया अपने विकास पर ध्यान देना चाहता है, यूएई अपने अपने राष्ट्र के जो गोल्स हैं, विजन 2030, विजन 2031 इत्यादि के ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते। और कुछ राष्ट्र तो इस युद्ध को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। ओमान जैसा राष्ट्र, कतर जैसा राष्ट्र तो वो मीडिएट कर रहा था और उसके ऊपर भी मिसाइलें आके गिर रही हैं। दोहा पे, मस्कट पे इस तरीके की मिसाइलें आके गिरना, आखिर ये क्या है? आखिर ये किस तरीके के एक्शन ईरान की इस्लामिक रिजीम ले रही है? तो मुझे लगता है कि ईस्ट एशिया के राष्ट्रों ने बहुत संयम दिखाया है और जिसका कि परिणाम ये हुआ है कि इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन नहीं हुआ है, ये क्षेत्रीय युद्ध में नहीं बदला है। लेकिन वो जो संयम है, मैं फिर से कहूंगा, असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। यदि फर्दर वो उनके ऊपर हमले हुए तो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं और जिसकी की संभावना बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका जिस तरीके से रवि जी छटपटा रहा है कि किसी तरीके से युद्ध से बाहर निकले, इजराइल से बार बार ये कह रहा है कि हमले मत करो, दोनों के बीच में अभी फिलहाल के लिए शांति करवा भी दी है, तो क्या अमेरिका ये बर्दाश्त कर पाएगा कि कोई और देश आगे आकर के मदद कर रहा है? और ऑल्दो जब डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे चीन की यात्रा पर तो इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई होगी। देखिए मीनाक्षी जी और सभी पैनलिस्ट को प्रणाम। देखिए वो बहुत ज़्यादा उम्मीद से गए थे और पूरा कहते हैं ना 7 समुंदर पार करके गए थे। वो इसीलिए गए थे कि उनको लगा कि वो चाइना का जो अल्टीमेटली तो जितनी भी अभी जो जितनी भी वॉर्स चल रही हैं दुनिया में, चाहे यूक्रेन है, चाहे ये आपकी वेस्ट एशिया की है, उसमें कोल्ड वॉर तो एक चल ही रही है अमेरिका और चाइना का। और अमेरिका चाइना एक और अपने एक वॉर डांस में इन्वॉल्व है, जिसमें ट्रेड भी इन्वॉल्व है, जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, उसमें काफ़ी लेयर्स हैं। कि ट्रम्प की पूरी जो उम्मीद थी कि चाइना के पास जाएंगे और उसके बाद ये युद्ध की शांति होगी, पर वो हुई नहीं। और दूसरा जो है कि अब अमेरिका को भी, स्पेशली ट्रम्प को लग रहा है कि उनका रिपब्लिकन बेस जो है, जो यहाँ पे इनका रिपब्लिकन बेस है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वो बार बार यही सवाल उठा रहा है कि हम क्यों, आपने तो बोला था कि मैं एक नो वॉर प्रेसिडेंट हूँ, तो आपने एक ऐसे वॉर को शुरू कर दिया। और आपको पता है कि इतना ज़्यादा जो है मिड टर्म का जो है टाइम आ गया है। अमेरिका में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा इंटरवोवन होते हैं। आप देखेंगे डिबेट्स होती हैं, कोई टीवी पे शो हो रहा होता है। तो ये भी देखा गया था कि जब ट्रम्प जब फाइनली जब जीते तो उनको जुलाई में जो उनके साथ अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ था, जब उनको गोली लगी थी उनके कान पे, उसके बाद पूरा ही इलेक्शन जो था वो बदल गया था। तो उनको पता है कि जुलाई के सारे अमेरिकन जो हैं उनकी जो मेमोरी होती है ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 25 साल से ऊपर हो गया, वो उन्हीं 3 महीनों को याद करते हैं, पुराना उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अब ट्रम्प को ये भी पता है कि वो दिखाना चाहते हैं, और ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपके ही प्रोग्राम में, वो बार बार ये बताएंगे कि अमेरिका है वो जीत गया। क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये पेडलिंग होती है, इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन, और उसको इतना ज़्यादा पेडल करते हैं कि आप उसी को, जो आपका बेस जो है, चाहे डेमोक्रेट्स कितना भी बोले, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यही खेलेंगे, वो यही बार बार बोलेंगे कि मार्केट देखो कितना बढ़िया होगा। ऐसे उनको लगा है, उनको बड़ा क्लियरली पता है कि अब वो जो उन्होंने डिस्टेंस शुरू किया है इसराइल के साथ, उसमें उनका जो एक बहुत बड़ा फंडिंग बेस है, जो इजरायली अमेरिकन हैं, वो भी उनसे नाराज हो सकते हैं। पर मुझे इतना भी पता है कि काफ़ी इजरायली अमेरिकन कम्युनिटी भी जो है वो भी परेशान हो गई है कि बार बार जो युद्ध जो है, ये एक तरीके से इंसान टायर्ड हो जाता है, कि बिल्कुल थक जाता है। वही स्थिति हो रही है। और ट्रम्प की जो अभी स्थिति जो है, जो उनके सलाहकार हैं, वो भी उनको बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल एक बहुत बड़े रिसेशन, जो आप देखेंगे, जो एआई बबल के बारे में बात होती है, उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और उसके वजह से पूरा जो अमेरिका का जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वॉर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल टूटने लगेगा। और जो दिख रहा है आपको, जो बहुत क्लियरली जो है आपको दिख रहा है कि लोग अपने आप को अमेरिकन डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग से अब डिस्टेंट करने लग गए हैं। और ईरान की जो सबसे बड़ी एक तरीके से विक्ट्री जो हुई है, वो जीसीसी में जो पेट्रो डॉलर की हुई है, पर सबसे बड़ी डिफीट ये जो हुई है कि उनने जो कंटिन्यूस जो रखे हैं, bahrain को नहीं छोड़ा, कुवैत को नहीं छोड़ा, कहीं तो उनको भी सब्र रखना पड़ेगा कि उनको जो अंदर, मुझे इतनी खबर है कि अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो रहे हैं IRGC में और कंट्रोल में।
आई थिंक वो अब थोड़ा थोड़ा दिखने आ रहा है कि जब भी पीस के बारे में बात होती है, कोई जो है वो बार बार उसको पीस को जो है डिपंग करता है। यही इसराइल जो है वो भी वही कर रहा है, जो कल शायद हमने आपके ही प्रोग्राम में हिजबुल्लाह के बारे में बात की थी कि इसराइल जो है, तो इसीलिए ट्रम्प ने जो आज पिछली बार तो खैर गाली गलौज भी हो गई थी, तो वो ट्रम्प को पता है कि उसको इसराइल को जो है रोकना पड़ेगा। जितना मुझे लगता है नेतन्याहू जो ने बड़े पॉपुलर हो गए थे अक्टूबर 7 के बाद, मुझे लगता है कि अब जो उनकी ऑपोजिशन जो है वो काफी ज्यादा उंगली उठा रही है, अकाउंटेबिलिटी मांग रही है और कह रही है देखिए अब कितना तहस नहस अकाउंटेबिलिटी हुआ है। तय करने ऐसा के नहीं है कि लिए वो इसराइल ईरान किया की जा रहा तरफ सब मुड़ कुछ गया ठीक है। है, क्योंकि वहां उसे भी लेकर के कहीं ना कहीं किरकिरी भी हो रही है। अब इमरान खोखर जी, इजराइल जो कर रहा है वो कर रहा है, उसका कहना है कि हम नहीं रुकने वाले हैं, हमें अपनी रक्षा का अधिकार है। अमेरिका की बातों को भी वो दरकिनार करते हुए नजर आया है। तो क्या इजराइल या अमेरिका का पूरा गेम यहाँ पर खराब कर रहा है कि कभी ईरान के साथ बातचीत ही ना हो पाए? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मेरे तमाम एलईडी पैनलिस्ट को आदाब, अर्ज़ और जय हिंद। अब आपका ये कहना है कि इजराइल नहीं मान रहा साहब लड़ाई करने का, उसका पूरा मन है, तो इजराइल को लड़ाई लेबनान की तरफ जाकर क्यों करनी है? आपके ऊपर हमला ईरान ने किया, आपकी लड़ाई इतने 100 दिन से ईरान से चल रही है, तो ईरान से लड़ाई करिए ना। हमेशा इजराइल का एक दिमागी तौर पर ये मेंटेलिटी बनी हुई रहती है कि हमें अपने से कमजोर से लड़ाई लड़नी है। अब कमजोर से लड़ाई लड़नी हो तो गाजा मिल गया, आप जितने चाहे बम्बार्डमेंट कीजिए। आपको कमजोर से लड़ाई लड़नी है, आपको यमन पे कीजिए, लेबनान पे कीजिए, सीरिया में कीजिए, जहां आपकी मर्जी वहां करिए। लेकिन जहां पर आपको शेर को सवा शेर मिलने की जहां पर बात आती है, तब वहां पर हम अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। ये जो लड़ाई या ये जो युद्ध के अंदर अमेरिका को घसीटा गया, ड्रैग किया गया, वो ड्रैग करने के बाद बड़े ही चालाकी के साथ इजराइल साइड से निकल कर लेबनान की तरफ चला गया। लेकिन मीनाक्षी जी, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि ये लड़ाई पूरी की पूरी इस इलाके में, पूरे गल्फ रीजन के अंदर, जब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होगा, चाहे ड्यूल नेशन पॉलिसी वाला मामला हो, गाजा को पूरी तरीके से इवैक्यूएट करने वाला मामला हो, वेस्ट बैंक को इवैक्यूएट करने वाला मामला हो, मस्जिद अल अक्सा को खाली करने वाला मामला हो, तब तक इस पूरे मामले में अनरेस्ट रहेगा। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को नहीं खत्म कर रहा है, तो अमेरिका ने भी तो अपना एक प्रॉक्सी जिसको नाम इजराइल है उसको रख रखा है। भाई लड़ाई जब इजराइल और ईरान के बीच में थी तो अमेरिका क्यों आया? यह लड़ाई अगर ईरान और अमेरिका के बीच में है तो इजराइल के बीच में बात कर रहा है। हम एक तरफ से ये पूरा युद्ध नजरिए से देखने का फर्क है। एक व्यक्ति जो सामने बैठा होता है उसको 6 नजर आता है, मैं देखूंगा तो 9 नजर आएगा। अब मान के चलिए कि आप जिन ईरान की प्रॉक्सीज को टेररिस्ट कहिए, ईरान की प्रॉक्सीज को आप ये कहिए कि वो उस पूरे एरिया में अनरेस्ट फैलाते हैं, तो अमेरिका की प्रॉक्सी इजराइल को भी समझाने की कोशिश कीजिए। क्यों इलीगल ऑक्यूपर के तौर पर गाजा में घुसे, क्यों इलीगल ऑक्यूपर के तौर पर वेस्ट बैंक में जमे हुए, क्यों इलीगल ऑक्यूपर के तौर पर लेबनान में जा रहे हैं, या आप कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के ये मामला कभी भी मैम ईरान वर्सेस इजराइल का नहीं था। ये लड़ाई हमेशा अमेरिका और चाइना और रशिया के बीच की थी, और इनकी ये प्रॉक्सीज इसलिए बनी हुई थी कि पूरी दुनिया जानती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि ईरान आज अपने दम पर इतना बड़ा युद्ध 100 दिन तक नहीं खींच पा रहा है। और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि आज जो इजराइल का एग्जिस्टेंस है वो टोटल अमेरिका के ऊपर डिपेंड है। आज अगर अमेरिका अपने हाथ खींच ले, चाहे 67 के वॉर में इसके अलावा जितने छुटपुट घटनाएं हुई, तो क्या ईरान इतनी सारी कंट्रीज के अगेंस्ट में सर्वाइव कर सकता था? नहीं से कर सकता था, और ना आगे कर पाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और आज भी ईरान ने कभी भी पीस को लेकर कभी भी ड्यूअल फेस नहीं अपनाया। ईरान का एक सिंगल फेस है। अगर आप हमारे यहां पर लड़ाई करेंगे तो आपको रिटेलिएशन मिलेगा, जवाब मिलेगा। आप एक मिसाइल छोड़ेंगे, हम 10 मिसाइल छोड़ेंगे। आप एक ड्रोन भेजेंगे, हमारे पास 10 ड्रोन की ताकत तैयार है। हम अब आप इसको अमेरिका डोमिनेंस, जो डोमिनेंस था, वर्ल्ड ग्लोबल डोमिनेंस था अमेरिका का, बार बार ये कहा जा रहा है कि एक फोन के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति के फोन के ऊपर दुनिया की सरकारें हिल जाया करती थी। वो मामला अब नहीं बचा है सर। अब तो ये है कि आप एक ड्रोन भेजिए, हम 10 ड्रोन भेजेंगे। और ईरान आज भी बैठ के बात करने की जब बात आएगी, अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसके अलावा वो हर तरह की बात पे राजी होगा, हर तरह के मामले को सुनने और समझने की कोशिश करेगा। और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फेज है। उसका कोई भी आईआरजीसी का कमांडर हो, मुस्तफा खामनेई हो या कोई भी हो, इन लोगों ने कभी भी सुबह ट्वीट करके शाम को अपनी बात से नहीं पलटे हैं।
वो फर्म रहे हैं, जो भी बात उन्होंने कही है उस पे वो अड़िग है। ठीक है, यानी उन्होंने कहा था अमेरिका हॉर्मुज़ बंद अमेरिका कर। क्योंकि लगातार जो बयान देता है रोहित जी, उस पर कभी भी टिकता नहीं है, बदल जाता है। अब ये उसकी कूटनीति है, रणनीति है, या फिर एक सीधी सीधी मंशा ये है कि वो बताना ही नहीं चाहता है कि अगले पल वो करेगा क्या? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रवि कतरा साहब ने कुछ बोला कि इजरायली लॉबी में भी फूट पड़ी। हालांकि ये मेरे स्कूल के सीनियर हैं और भारतीय उद्योग को दिमाग से ये भी पढ़े हुए, मैं भी पढ़ा हूँ, तो मैं इनको काटने की बात नहीं कर रहा, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लग रहा कि वो लॉबी में कहीं टकराव है, क्योंकि वो पूरी लॉबी जो है वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी होनी चाहिए, और वो खड़ी है तभी वो ये वॉर चल रही है। अब शायद इनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो क्योंकि ये डायरेक्टली अमेरिका में बैठे हैं तो इनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, अगर ये लॉबी टूटी है तो फिर ज्यादा दिन ये सस्टेन नहीं कर सकते फ्रैंकली स्पीकिंग, और ज्यादा दिन ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो ये होगा कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस समय प्रॉब्लम कहाँ है? इस समय ईरान अटका हुआ। अमेरिका तो चाहता है कैसे भी ये वॉर खत्म हो जाए, लेकिन ईरान कहता है नहीं, हमारी शर्तों पे, और स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से टोल लिया जाए। कल ही हमारे हरदीपुरी साहब ने बोला कि टोल तो हम एक पैसा नहीं देंगे, पैसा जब लग जाएगा तो देना पड़ेगा आपको भी, सच्चाई है। लेकिन टोल पे ही पंगा आ रहा है, और अमेरिका को ये लग रहा है कि जितने दिन तक ये हार्मोज बंद है उतने दिन तक फायदा है, मेरा तेल बिक रहा है। तो क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं 2 महीने बाद के, 2 महीने बाद वो शिपमेंट आएगी, तो ये 2 महीने खिंच गया तो ये सारे गल्फ की इकोनॉमी कोलैप्स करती दिख रही है। न्यूयॉर्क सिटी जो एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था, उसके ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो चुके। ट्रेन 170 किलोमीटर लंबी ट्रेन बना रहे थे, वो भी कैंसिल हो गई। ट्रेन की पटरी भी 30% ही बनी हुई है। वो अब इतनी क्राइसिस में है, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है, इट्स वेरी क्लियर। तो द फैक्ट इज ये बात समझनी पड़ेगी कि अमेरिका कितने प्रेशर में है। अमेरिका तो बार बार बोल रहा है, वहां पे एक कंट्री का होम मिनिस्टर यानी कि इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं वो रिजवी साहब, वो बैठे हुए हैं तेहरान में। क्यों बैठे हैं? इसलिए कि अमेरिका से डंडा आया हुआ है, अमेरिका से हर 2 मिनट में फोन आ रहे हैं कि वहां बैठ के जल्दी खत्म कराओ इसे। और अभी हाल में अगर आप देखें तो इजराइल क्यों नहीं चाहता, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर बहुत खतरे के, नेतन्याहू पर्सनली उनके ऊपर खतरे के बादल है। ये बात उन्होंने बोली विक्रम ने कि भाई साहब अगर मैं नहीं होता ना तो तुम 3 महीने नहीं लड़ सकते थे, और सच्चाई भी यूक्रेन को भी बोली थी उन्होंने। दूसरी चीज, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। ये वॉर जब तक चल रही है नेतन्याहू घूम रहे हैं आराम से, जैसे ही वॉर खत्म हुई जेल जाने की नौबत आ जाएगी। तो ये नेतन्याहू भी ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करे, और इजरायली लॉबी उनको सपोर्ट करेगी। क्यों सपोर्ट करेगी? क्योंकि एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल। तो फैक्ट इज दिस कि आप देखते जाइए कि यहाँ एक बहुत तगड़ी क्राइसिस आ रही है। नेतन्याहू जो है अपने आप को बचाने के लिए ट्रंप को डुबो देंगे, और ट्रंप को पता है आखिरी है, इधर से मुझे कोई हटा नहीं सकता, आखिरी है, उसके बाद मैं आ नहीं सकता, बात खत्म। तो फैक्ट इज कि दे आर ऑल रनिंग ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। बिल्कुल, ये पर्सनल इंटरेस्ट अगर नहीं होता तो शायद ये इतना लंबा कर्नल मलिक खिंचता भी नहीं। या तो पर्सनल इंटरेस्ट ईरान का भी देखने को मिलता है, इजराइल का भी देखने को मिलता है, अमेरिका का भी देखने को मिलता है। ईरान भी तो यही दावा कर रहा है कि हमने जितना तेल इस दौरान बेचा है उतना कभी नहीं बेच पाए क्योंकि सैंक्शन लगे हुए थे। जी मीनाक्षी जी, ये बात बिल्कुल सच है कि देखिए ईरान का भी इस टाइम जो स्थिति है, मुझे लगता है, मेरा तो अपना एनालिसिस कहता है ईरान भी इस टाइम टाइट पोजीशन में आ चुका है। क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर ओपनली अपना ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे तो आपकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। और समाव वो सस्टेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, उनके पास एक रास्ता है बलोचिस्तान की साइड का, वो वहां से भी, और जो अपने दूसरे पोर्ट से हैं वहां से भी अपना कुछ चोरी छिपे तेल निकाल रहे हैं, जो कि चोरी छिपे का मतलब है जो अमेरिका की नजरों से बचा के। तो और दूसरी कहानी ये है कि उनके अंदर भी देखिए महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अब चूंकि ईरान के अंदर से खबरें नहीं आती है, हमें नहीं पता चलता, तो हम एक कयास लगाते हैं, डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इन सब के चलते ऐसा लगता है कि ईरान की भी हालत इकोनॉमी की पतली हो चुकी है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, रोहित साहब की बात एनालिसिस से मैं एग्री करता हूं कि नेतन्याहू साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके अपने स्वार्थ है, उनके कारण वो चिपके हुए हैं और चाहते हैं वो, लेकिन एग्जिट एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहते हैं क्योंकि दोनों को अपनी कंट्री में फेस करना है। लेकिन ये मुझे जो लगता है ईरान अड़ा हुआ है कि क्योंकि वो चाहता है कि इस दौरान जो एग्रीमेंट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा माइलेज
इस टाइम वो ले लिया जाए। और मुझे ईरान इसमें मुझे लगता है विक्टोरियस होकर का आएगा। तीनों की चाहे कितना भी रेस्पेक्टेबल समझौता की बात कर लें, इसमें तीनों सबसे मजबूत पोजीशन ईरान की आएगी। और ईरान की पोजीशन मजबूत आएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा जीसीसी कंट्रीज को, जो इनके नॉट ओनली राइवल, इकोनॉमिक राइवल भी हैं। और इस तरह यहां पर अगर उनका एक तरह से जो टोल टैक्स स्थापित होता है, तो ये देखिए मैथमेटिक्स की बात नहीं, मैथमेटिक्स हो सकता है $1 या $2 पर बैरल, मे नॉट मैटर। और जो अगर वेनेजुएला से तेल लेके आएंगे उसमें हो सकता है $10 या $12 का एक्स्ट्रा पड़ जाए। मैथमेटिक्स की बात नहीं है, बात यह है कि आप ट्रेंड क्या सेट कर रहे हो। और पूरे इंटरनेट में अगर आपको रेट बढ़ाने तो पहले बढ़ा दिए होते इस वार से पहले, लेकिन पूरे आप अपने युद्ध का पूरा जो हर्जाना है वो पूरी दुनिया से लेना चाहता हो, ये ट्रेड गलत है, ये मेरा मानना है। जी मीनाक्षी। इमरान जी। ये हाँ। मैं रिस्पेक्टेड मलिक साहब की बात को क्रॉस तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट है। 46 साल तक तब दुनिया ने मुझे ऐसे लूट करके रखा, 46 साल तक मेरे साथ ट्रेड नहीं किया, 46 साल तक एक अनटचेबिलिटी की लाइफ को लेकर ईरान जीता रहा, उसके बावजूद सरवाइव किया, उसके बावजूद अपने आप को मजबूत किया, उसके बावजूद अपने इकोनॉमी को भी मजबूत किया। चाहे वो सैंक्शन वाली इकोनॉमी थी, बट वो अपना डेवलपमेंट चलता रहा। तो वो सारी परेशानियों के दौर में किसी ने याद नहीं किया कि क्यों एक देश के ऊपर बेवजह का सैंक्शन लगाया जाए, क्योंकि वो अमेरिका की बात नहीं मान रहा, सिर्फ इस वजह से कि वो एक अमेरिका के ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका के पापों के साथ वो भागीदार नहीं बनना चाहता, तो आपने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी और पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई। अब सिचुएशन तो बदली हुई है कि जब मैंने युद्ध में इतना कुछ खोया है, तो या तो मेरा जो फ्रोजन एसेट्स है वो मुझे दे दीजिए, मैं आपसे भीख तो नहीं मांग रहा हूं, आप मेरा फ्रोजन एसेट्स तो रिलीज कीजिए, जो मेरा खुद का पैसा है। आपको किसने अधिकार दिया कि आपने उसको रोकेंगे? आप न्यूक्लियर पावर की बात पर रोकेंगे, तो फिर ईरान के साथ साथ आप दुनिया में जो दूसरे इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, जिन्होंने हिरोशिमा किया, नागासाकी किया, या जीसीसी की दूसरी कंट्रीज को इजराइल आज डराता है न्यूक्लियर पावर के नाम पे, तो उससे भी न्यूक्लियर पावर बंद कराइए, आईएई में साइन कराइए, एनपीटी साइन कराइए, सीटीबीटी साइन कराइए, और पूरी तरीके से दोनों के न्यूक्लियर पावर को डिसआर्म करिए, और इस पूरे रीजन के अंदर आप अनरेस्ट जो है उसको खत्म कराइए, एक एटर्नल पीस लाइए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सारी गलतियों का जिम्मेदार ईरान, सब तरीके से पूरी दुनिया के सैंक्शन झेलने के बावजूद भी सरवाइव कर जाऊं तो गुनाहगार ईरान। मेरे देश के अंदर घुसकर आप जुलाई 25 के अंदर बॉम्बार्डमेंट कर दे, 13 दिन तक गुनाहगार ईरान। उसके बावजूद भी आप सुबह बात करते हुए कल अगले दिन हमला कर दे, गुनाहगार ईरान। हॉर्मुज में खोल दूं बात करने के बाद, फिर आप हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगा दे, गुनाहगार ईरान। ये मानसिकता नहीं चलेगी। अमेरिकी डोमिनेंस को पूरी दुनिया से हटाना पड़ेगा, और पूरी दुनिया के अंदर यूएन को फिर से रीशेप करना पड़ेगा, और रीशेप करने के बाद यूएन के अंदर ऐसे लोगों को लाकर बिठाना पड़ेगा जो इंसाफ करते हो, जो न्याय करते हो, जो दादागिरी है, इस बार तो पूरे तरीके से समाप्त रही ना संजीव जी। वो तो सोचा था कि हम कुछ भी कर लेंगे, ईरान को झुका देंगे, लेकिन वो गुंडागर्दी वहां चली कहां? देखिए मीनाक्षी जी, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कोई गुंडागर्दी इत्यादि है। और देखिए, मैं जो अभी खोकर साहब बोल रहे थे, ईरान की जो इस्लामिक जो रिजीम 1979 में सत्ता में आई, उसके आने की प्रक्रिया में उसने 444 दिनों तक यूएस की जो तेहरान की जो एम्बेसी थी उसका सीजर किया। बहुत बड़े समय तक लोगों को हॉस्टेज क्राइसिस वहां पर चली, और जिमी कार्टर जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थी, उनको भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, काफी एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी, और वो अगला इलेक्शन भी हार गए, क्योंकि उनको अमेरिका की जनता के को लगा कि इस तरीके का डिबाकल कैसे हो गया कि ईरान और यूएस के रिलेशनशिप शाह के समय में इतने अच्छे हुआ करते थे, और ये जो इस पूरी घटनाक्रम के बाद जो नई सत्ता जो अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में बनी, उसने अमेरिका के साथ एक शत्रुतापूर्ण संबंध बना लिए। यही जो ईरान था जिसने कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था जब वो बना था 48 में, तो उसके बाद जो है आगे चल करके यही जो इस्लामिक रिजीम है वो इजराइल को वर्ल्ड मैप से हटाने की बातें करने लगी। वो उसका नाम तक नहीं लेती है और टेररिस्ट रिजीम कह के पुकारती है, होलोकॉस्ट को डिनाई करती है।
साथ ही साथ उसने जो आतंकी तंजीमें खड़ी करनी शुरू की, एक के बाद एक, हिजबुल्लाह, फिर हुती, हमास, फिर उसके बाद जो अभी 13 ऐसे आतंकवादी संगठन है जिसको ईरान की इस्लामिक रिजीम सपोर्ट करती है और न्यूक्लियर वेपन्स भी हासिल करना चाहती है इस इंटेंशन के साथ कि जिस दिन आ गया अगले दिन इसराइल को मिटा देंगे, वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे। तो ये जो इस्लामिक रिजीम के जो अप्रोचेस हैं उसके ऊपर भी उन्हें विचार करना होगा, उनको अपने अप्रोचेस में बदलाव लाना होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस तरीके का कन्फ्रंटेशनल अप्रोच, शत्रुतापूर्ण अप्रोच, आतंक परस्त अप्रोच यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम परस्यू करेगी तो शांति नहीं आ सकती। शांति को लाने के लिए आपको भी अपने गिरबान में झांक करके देखना होगा और अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। सिर्फ अमेरिका को दोष दे देने से नहीं होगा। और ये जो अभी इजराइल के बारे में आप क्या सोचते हैं? इजराइल को तो आप समाप्ति कर देना चाहते हैं पूरी तरह से, और वैसे भी डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे वहां पे गलियों में, सड़कों पर लगाए जाते हैं ईरान में। उसको क्या इजराइल और अमेरिका गंभीरता के साथ नहीं लेंगे? क्या उनकी सुरक्षा पे खतरे नहीं पैदा हो सकते इस तरीके की अप्रोच को आप रखेंगे? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब अब्राहम एकॉर्ड्स की प्रक्रिया चल रही थी उसमें सऊदी अरबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बारे में गंभीरता के साथ सोच विचार कर रहा था। यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, और एक जो ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक संवाद चल रहा था उसको तोड़ने के लिए इतनी बड़ी साजिश 7 अक्टूबर 2023 को करने की क्या आवश्यकता थी? आखिर 2007 से 2023 के बीच में इजराइल और हमास के बीच के संबंध बड़े ठीक ठाक चल रहे थे। वहां के गाजा के लोग आते थे, वहां पर काम धंधे करते थे, वापस गाजा में लौट जाते थे। इजराइल ने क्या उनको बंधक बना के रखा कभी? लेकिन आपने ऐसा नहीं, आपने उसको 250 लोगों को बंधक बनाया, 1200 लोगों ने बांट दिया। उसके बाद सारी स्थिति बदल गई है। उसका लक्ष्य ये था कि इजराइल को हम रीजनली इंटीग्रेट नहीं होने देंगे, इजराइल को आइसोलेट करेंगे, उसको वर्ल्ड मैप से मिटाएंगे। तो ये जो अप्रोचेस है ना, एक्सट्रीम अप्रोचेस, आतंक परस्त अप्रोचेस, उसमें बदलाव लाना होगा। और जब तक ये बदलाव नहीं लाएगी इस्लामिक रिजीम ईरान की, और तब तक वहां शांति स्थापित नहीं हो सकती, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। और एक ऐसे अप्रोच की आवश्यकता है जिसमें एक संवाद की बातें हो, जिसमें कि जो अब्राहम एकॉर्ड्स में जो बातें कही गई थी, यदि सऊदी अरबिया, बहरीन, यूएई जैसे जो राष्ट्र हैं वो इजराइल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज तक कर सकते हैं, तो आप अपने अप्रोचेस में बदलाव क्यों नहीं ला सकते? आखिर यहूदी सभ्यता भी तो बहुत पुरानी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है। उसको क्या, उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है? हाँ। शुरुआत से हर कोई यही मान करके बैठा था, रवि करकरा जी, कि अगर अमेरिका ने इस वॉर को छेड़ा है तो अमेरिका किसी न किसी तरीके से इस वॉर को जीत लेगा। लेकिन फिलहाल वो स्थिति नहीं है, बल्कि अमेरिका ये चाह रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन के पहले पहले जैसे जैसे वो शांति स्थापित कर सके कर ले। लेकिन राशि जी, मैं दोबारा एक चीज बोलना चाहूंगा कि अमेरिका का जो पूरा मिड टर्म का जो पूरा सिस्टम है उसमें आप चाहे अमेरिका हारेगा, वो जो पेडलिंग होगी वो यही होगी कि अमेरिका जीत गया है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में लोग कुछ भी बोले। बहुत ही एक इंसुलर सोसाइटी है। आपको यहाँ पे रह के समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ल्ड मैप को भी बीच में से दिखाया जाता है। लेफ्ट में आधी दुनिया है और राइट में दूसरी दुनिया है, तो ऐसे देखा जाता है। और बहुत बड़ा जो है, ये बहुत बड़ा देश है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मीडिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा बायस्ड है, चाहे डेमोक्रेटिक मीडिया, चाहे CNN हो, चाहे फॉक्स न्यूज़ हो। तो उसको मैं भी साइड में रखता हूँ। मैं आपको चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रम्प का जो पूरा जो सिस्टम जो है, जो 2.0 ट्रम्प को हम लोग कह रहे हैं, वो शॉक एंड ऑ का जो सिस्टम रहा है। वेनेजुएला, चाहे उन्होंने टेरिफ्स डाल दिए, चाहे वो यूक्रेन के जो आए थे उनको ह्यूमिलेट कर दिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका के आए थे उनको ह्यूमिलेट कर दिया, आपको याद है, उनको वाइट एट्रोसिटीज का दिखाया गया था। तो अभी जो है इसमें इनकी बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। और उसमें मैं ये भी बोलूँगा ईरान की भी उतनी ही बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है, जब उन्होंने ना सोचे समझे जो सोचा कि हम लोग जो है अमेरिकन बेसिस को अटैक करेंगे, पर उन्होंने जो GCC में जो एक तरीके का एक पंगा जो लिया है, वो ईरान को लॉन्ग टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। अभी लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी सर ने शुरू में, कि जितना भी संयम जो है जो लोगों ने दिखाया है, ये हमने कभी नहीं देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये संयम जो है, जितना हमने GCC में काम किया है उसमें ये भूलते नहीं है। और इसका वो राइट टाइम पे उतना ही ईरान के ऊपर वो प्रेशर पड़ेगा। और ईरान जो है वो अभी भी, अगर ईरान इतनी बढ़िया सोसाइटी है तो अपना मीडिया ओपन कर दे, लोगों को करने दे ट्वीट, बताने दे कि क्या इश्यूज चल रहे हैं। वो नहीं बताने दे। और ये ईरान का हमेशा से ये रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि ईरान भी दूध का धुला है और अमेरिका भी दूध का धुला है। यहाँ पे सबकी अपनी ही कमियां हैं, और उसमें इसराइल एक और मिला लीजिए। देखिए, और ये आपको ये भी समझना पड़ेगा, जीसीसी की जो कंट्रीज है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, वो रूरल बेस्ड जो इकोनॉमीज हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो हमारे और आपके सिस्टम से बहुत अलग है। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, उसमें सऊदी अरेबिया यूएई की अपनी खुद की एक कोल्ड वॉर चल रही है कि रीजनल सुपर पावर कौन होगी। उसमें सऊदी अरेबिया और ईरान की खुद की एक कोल्ड वॉर चल रही है। उसमें फिर बीच में कतार घुसा हुआ है, जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में मिस इन्फॉर्मेशन का जो अल जजीरा से पूरा जो कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा लेयर है। पर उसमें मैं आप चीज ये बताना चाहूंगा कि एक और जो इसमें लेयर जो है, जो मुझे बहुत अच्छा होगा अगर उसको भी उठाएंगे, कि चाइना और रशिया का जो बहुत बड़ा रोल है, वो जो हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, वो भी बड़ा क्लियर है। कि यहाँ पे जो आपने बात बोली कि रशिया और चाइना में बहुत पैसे बनाए हैं, और साथ साथ में जो अमेरिका में जो आर्म प्रोडक्शन कंपनीज हैं, जो एआई ड्रिवन कंपनीज है, आपको पता है कि कितनी एआई से जो डेटा जो जा रहा है, जितनी भी इंटेलिजेंस जो जा रही है, और एआई वाली कंपनीज के बिल्कुल, स्टॉक्स क्यों विस्तृत जा रहे अध्ययन हैं? किया जाए तो हर Right? देश कहीं तो ना कहीं ये- कुछ ना कुछ फायदा लेकर के बैठा हुआ है, और जो रणनीति तय कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस युद्ध को रोका जाए, वो इस युद्ध को दरअसल रोकना ही नहीं चाहते। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली और वक्त के स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।